हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का नेक्स्ट लेवल एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इस चैनल पर हमने विज्ञान सीरीज़ की शुरुआत की थी, जिसमें मैं सेल चैप्टर को पढ़ा रही थी। इस चैप्टर को अब आगे कंटिन्यू करते हैं। तो उस दिन हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि सेल सबसे पहले किसके द्वारा डिस्कवर किए गए थे। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल को देखा था। कहाँ देखा था? कॉक स्लाइस में देखा था। लेकिन कॉक स्लाइस क्या थे आपके? ये डेड थे। लाइव सेल सबसे पहले किसने देखा? लेवन हुक ने देखा। और न्यूक्लियस को किसने देखा? न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने की। अब मैंने बताया था कुछ ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल के बने होते हैं, उनको हम यूनिसेलुलर कहते हैं। तो उसमें हमारा क्या क्या आ जाएगा? अमीबा आएगा, क्लेमाइडोमोनास है, पारामीशियम है और बैक्टीरिया है। अब देखिए सेल किस किस चीज़ से बना होता है। तो सेल कुछ स्पेशल कंपोनेंट्स होते हैं, उनको हम ऑर्गेनेल्स कहते हैं, उनसे बना होता है। और सारे सेल में क्या होता है? एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, आपका न्यूक्लियस होगा और साइटोप्लाज्म होगा। तो सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होगी और जितना भी सेल इंटरेक्ट करेगा बाहर के इन्वायरमेंट से खुद को, वो किसके द्वारा होगा? ये जो सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म, इन तीनों का रोल बहुत बड़ा होता है इसमें। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये सेल का ये कंपोनेंट। तो क्या क्या कंपोनेंट है? सेल का पहला कंपोनेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा है आपका सेल वॉल, तीसरा न्यूक्लियस, चौथा साइटोप्लाज्म और पांचवा है आपका सेल ऑर्गेनेल्स। एक सेल इन सभी चीज़ों से बना हुआ होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में जानते हैं। ये है आउटर मोस्ट कवरिंग है किसी भी सेल का, कि क्या करती है? किसी भी सबस्टांस की एंट्री सेल में कब होनी है, कैसे होनी है, ये डिसाइड करती है। और किस चीज़ की एंट्री होनी है और कौन सा सबस्टांस यहाँ से बाहर जाएगा, वो भी ये डिसाइड करती है। सेल वॉल किस में पाया जाता है? प्लांट सेल में पाया जाता है। ठीक है, और ये किसके अंदर होता है? प्लांट सेल में सबसे पहले क्या होगा? एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, उसके बाद सेल वॉल होगा। न्यूक्लियस, इसको क्या कहेंगे आप? इसको कहेंगे ब्रेन ऑफ द सेल, कि हेडक्वार्टर होता है। कोई भी एक्टिविटी सेल में होने के लिए हमें न्यूक्लियस की परमिशन चाहिए, ये कोऑर्डिनेट करता है, ये एक तरह से सेल का ब्रेन है। साइटोप्लाज्म, ये सेल को वॉल्यूम देता है, सेल के अंदर ये भरा हुआ होता है। और सेल ऑर्गेनेल जैसे इसमें आपके आ जाएंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स एक्सेट्रा, और भी चीज़ें हैं, बताती हूँ। तो चलो सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में जानते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपका क्या है? आउटर मोस्ट कवरिंग है। ये किससे बनी है? लिपिड के बाइलेयर, लिपिड के इस तरह के स्ट्रक्चर है, ये इससे बनी हुई है। लिपिड यानी दो लेयर में आपके क्या है? लिपिड इसमें अरेंज्ड है। और एंट्री और एग्जिट परमिट करती है, किस मटेरियल का होना है, किसको बाहर जाना है, सब यही डिसाइड करती है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम? सेलेक्टिवली परमिएबल कहते हैं। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है जो क्या है? एक वेस्ट प्रोडक्ट है, इसको सेल से क्या होना है? बाहर जाना है। और जो है ऑक्सीजन है, उसको सेल से अंदर आना है। अब ये डिसाइड तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने कर लिया, पर इसके लिए एक प्रोसेस होता है, उसको हम डिफ्यूज़न कहते हैं। अब डिफ्यूज़न में क्या होता है? कोई सबस्टांस एक साइड अगर दो, ये मैंने लेयर बना दिया, इधर कोई हायर कंसंट्रेशन में, यानी कोई चीज़ इधर अगर आपकी ज़्यादा है और इधर वो चीज़ कम है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हायर से लोअर में चला जाता है। तो CO2 सेल के अंदर ज़्यादा होती है, इसीलिए सेल से क्या होता है? ये बाहर चला जाता है। लेकिन ऑक्सीजन क्या है? सेल के बाहर कम है, यानी ऑक्सीजन की नीड आपकी जो है सेल के अंदर है। तो ऑक्सीजन को क्या करता है? ये अपने अंदर ले लेता है, यानी हायर टू लोअर कंसंट्रेशन में आपका ये मूवमेंट होता है। और वाटर भी इस लॉ को क्या करती है? फॉलो करती है। ठीक है, चलो अब कुछ यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है, मोस्टली अमीबा आप कह सकते हैं, वो किस प्रोसेस को फॉलो करते हैं? ऑस्मोसिस को फॉलो करते हैं। ऑस्मोसिस क्या होता है? बेसिकली ये पानी का मूवमेंट होता है, यानी अगर दो कंटेनर कह लो या दो आप, हाँ ठीक है कंटेनर है, अगर इसमें पानी ज़्यादा है और इसमें पानी कम है, तो इसको बैलेंस करने के लिए जो भी पानी के मॉलिक्यूल्स होंगे वो कंटेनर ए से कंटेनर बी में मूव कर जाएंगे। तो जब भी रूट्स को पानी को एब्जॉर्ब करना होता है, वो क्या करती है? पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए इस प्रोसेस को फॉलो करती है। और जो भी सेल मेम्ब्रेन क्या है? फ्लेक्सिबल है। तो ये सेल मेम्ब्रेन क्या करता है? ये जैसे इंडोसाइटोसिस है अमीबा में, यानी अमीबा क्या कर रहा है? खाना खा रहा है,
तो इस सेल मेम्ब्रेन क्या है, अलग अलग शेप दे रही है अमीबा को। पहले इसने खाने को देखा है ऐसे, फिर ये धीरे धीरे इसको निगलना शुरू करता है। तो इस इंडोसाइटोसिस प्रोसेस से अमीबा क्या करती है, अपना खाना खाती है। ठीक है, चलो अब हम आ जाते हैं आपका सेल वॉल में। सेल वॉल सबसे पहला चीज़ प्लांट सेल का आपका क्या है, यूनिक फीचर है। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्या होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होता है। यानी पहले सेल वॉल होगी, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। और ये किससे बना होता है, सेल्यूलोज। किससे बना है ये, सेल्यूलोज से बना है। इसको याद कर लीजिएगा। ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स सबस्टांस है। और एक चीज़ यहाँ बता रही हूँ, फंजाई जो होती है, जो कवक होता है, इसका सेल वॉल किससे बना होता है, आपका काइटिन से बना होता है। ठीक है, ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं आपके प्रीवियस ईयर में। और कोई भी जब लिविंग सेल है, वो पानी को जब लूज़ करता है ऑस्मोसिस के थ्रू, यानी जब भी वो पानी को लूज़ करके वो श्रिंक कर जाता है, वो सिकुड़ जाता है, उस फिनोमेना को आप क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। सपोज ये सेल वॉल है, ये इसके अंदर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाई मैंने, और ये धीरे धीरे श्रिंक कर रहा है। यानी इसका मतलब है इसके अंदर से जितना भी वाटर है वो क्या हो रहा है, वो बाहर जा रहा है, और इस सेल को क्या बना रहा है, प्लाज्मोलाइज्ड। इस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। ठीक है, चलो अब आते हैं हम न्यूक्लियस पे। तो न्यूक्लियस क्या है, डबल लेयर्ड होती है, याद रखना। यानी 2 लेयर की न्यूक्लियस आपकी बनी होती है। तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में छोटे छोटे आपके क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, जो क्या करते हैं, साइटोप्लाज्म जो आपका सेल में है, उससे मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर आएगा, उससे बाहर जाएगा। अगर पैक्ड होगी तो ये फिर इंटरेक्शन हो नहीं पाएगी आपकी। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या आप देख सकते हैं, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम देख सकते हैं, जो क्या कहते हैं, रॉड शेप की तरह वो विजिबल होते हैं। जब सेल डिवीज़न होने वाली होती है तो क्रोमोसोम कुछ रॉड शेप के प्रेजेंट होते हैं। मोस्टली ये एक्स शेप में प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोसोम में क्या होता है, आपका इनहेरिटेंस के लिए आपका क्या कहते हैं, इन्फॉर्मेशन होता है कि बच्चे, पेरेंट्स से बच्चे में कौन से कैरेक्टर जाएंगे, कौन से नहीं जाएंगे। और जो भी इंफॉर्मेशन नेसेसरी होती है किसी भी ऑर्गेनाइजिंग सेल को ऑर्गेनाइज करने के लिए, तो वो आपका क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है। ये बेसिकली आप कहोगे कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, और ये कॉइल्ड होता है, यानी ये गुच्छों में लिपटा होता है एक तरह से। तो इसका आप आंसर क्या करोगे, ये क्रोमोसोम बताओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये बैक्टीरिया है। कल मैंने लास्ट क्लास में मैंने बैक्टीरिया का वो क्या कहते हैं, सेल वॉल की कॉम्पोजिशन बताई थी। तो जैसे कैप्सूल होता है जो टफ होता है, सेल वॉल होता है जो बैक्टीरिया को शेप देता है, फिम्ब्रिये होते हैं, ये बैक्टीरिया फिम्ब्रिये है। तो फिम्ब्रिये क्या करती है, बैक्टीरिया को मूवमेंट में मदद करती है। इसमें राइबोसोम भी होता है। राइबोसोम ही ऐसा स्ट्रक्चर है जो क्या होता है, दोनों में प्रेजेंट होता है, यानी प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। अब देखिए, इसमें न्यूक्लियस तो होगा नहीं, तो ये बीच में जो दिख रहा है, ये कॉइल्ड लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे, तो ये क्या है, ये इसका जेनेटिक मटेरियल है। इसको आप क्या कहोगे, इसको आप कहोगे न्यूक्लियोइड। ठीक है बच्चे, इसको क्या कहोगे आप, इसको कहोगे आप न्यूक्लियोइड। और इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, याद रखना ये आप। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाती है साइटोप्लाज्म। ये बेसिकली सेल को क्या देती है, वॉल्यूम देती है, फ्लूइड कंटेंट होती है। ये किसके अंदर होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर ये फिल्ड अप होती है, और इसी में सारे ऑर्गेनल्स आपके क्या होते हैं, लाई डाउन कर रहे होते हैं। और वायरस में कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। ठीक है, इसीलिए वो क्या कहते हैं, लिविंग का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वो जीवित नहीं है, तो ये वायरस में कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, तो ये क्या कहते हैं, इसीलिए वो लिविंग का कोई कैरेक्टर शो नहीं करता है। राइट, अब चलिए देखिए, अब हम आ जाते हैं सेल ऑर्गेनल्स पे। तो सेल ऑर्गेनल में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स होते हैं, जो क्या दिखते हैं, शीट्स की तरह दिखते हैं। होते ट्यूब्स हैं वो, लेकिन दिखते हैं क्या है, शीट्स की तरह दिखते हैं। और वो क्या होते हैं, लॉन्ग होते हैं, और क्या होते हैं, राउंड होते हैं, जिनको हम वेसिकल्स कहते हैं। और जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन है आपकी, वो किसके तरह सिमिलर होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह सिमिलर होती है। अब देखिए, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
अब देखिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, माइक्रोस्कोप के अंदर आप देखोगे तो उसमें क्या अटैच होते हैं, उसमें आपके इस तरह छोटे छोटे राइबोसोम्स अटैच होते हैं, ठीक है। और राइबोसोम्स, इन राइबोसोम्स का क्या काम होता है, ये क्या करते हैं, जो भी प्रोटीन की नीड है आपके सेलुलर एक्टिविटीज़ में उसको ये सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है। और ये जो प्रोटीन्स है इसको फर्दर किस में भेजा जाता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स में, जहाँ वो मॉडिफाई होके फर्दर आपके डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं इसमें क्या होता है, राइबोसोम्स इसमें नहीं होते, तो इनका भी तो कुछ काम होगा। तो इसका काम है, क्या कहते हैं, जो भी मॉलिक्यूल्स हैं और लिपिड्स के, उसका सिंथेसाइज कौन करता है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज करता है। और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, जो भी हमारे सेल मेम्ब्रेन है, मैंने बताया जो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है अगर वो ख़राब हो जाती है, डैमेज हो जाती है, तो जो इसके द्वारा लिपिड्स का सिक्रीशन होता है उससे रिपेयर होती है। तो उस प्रोसेस को आप क्या कहोगे, उस प्रोसेस को आप कहते हो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, राइट। और जो अदर प्रोटीन है लिपिड्स फंक्शन करते हैं वो इंजाइम की तरह फंक्शंस करते हैं और हार्मोन्स की तरह फंक्शन करते हैं, उसका भी सिक्रीशन ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करती है। अब देखिए, अब ईआर का फंक्शन तो मैंने बता दिया कि ये चैनल की तरह सर्व करता है, किसके लिए, मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, स्पेशल आप कह सकते हो प्रोटीन्स के लिए। अब गोल्गी एपेरेटस को जानते हैं। अब इसको किसने डिस्कवर किया था, कैमिलो गोल्गी ने, राइट। तो जो गोल्गी है वो क्या कंसिस्ट करता है, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स, जैसे इसमें ये वेसिकल्स यानी सैक लाइक स्ट्रक्चर है, राइट। अब देखिए प्रोटीन तो आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिंथेसाइज कर दिया, तो अब गोल्गी का क्या काम है, प्रोटीन्स को मॉडिफाई करना, अच्छे से पैकेज करना और फिर उसको डिफरेंट जगह पे भेजना। तो मेन गोल्गी बॉडीज का काम है, या गोल्गी अपैरेटस जो आप कहते हो पूरे को, उसका काम है कि प्रोटीन को क्या कहते हैं, अच्छे से पैकेजिंग करना। तो इसका आप काम कह सकते हो पैकेजिंग का काम है। और इनका कनेक्शन किससे होता है, ईआर से कनेक्शन होता है, तभी वो क्या कहते हैं उनसे प्रोटीन्स लेते हैं, इसीलिए ये सब मिलके एक कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम बनाते हैं, राइट। अब देखिए डिस्पैच होती है टारगेट्स में, हाँ। और इनका फंक्शन क्या है, स्टोरेज है, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन द वेसिकल्स है। अब गोल्गी अपैरेटस क्या है, फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम्स में इन्वॉल्व है, ठीक है। तो लाइजोसोम्स की फॉर्मेशन कौन करती है, ये करता है आपका गोल्गी बॉडीज। अब चलते हैं लाइजोसोम पे। तो लाइजोसोम क्या है, ये भी मेम्ब्रेन बाउंड है, लेकिन ये किससे फिल्ड होता है, डाइजेस्टिव आपके इंजाइम से। ये इंजाइम्स बहुत पावरफुल होते हैं, इन इंजाइम्स को भी कौन बनाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाते हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, जिनमें राइबोसोम्स अटैच होते हैं, वो इन एंजाइम्स को बनाते हैं। तो इनका क्या काम है, ये वेस्ट डिस्पोजल का काम करते हैं, यानी सिस्टम से, यानी सेल के सिस्टम से जिस वेस्ट को भी डिस्पोज करना है उसका काम के इनका क्या काम होता है, इनका यही काम होता है वेस्ट डिस्पोजल का। ये सेल को क्लीन रखने में मदद करते हैं, और कोई भी फॉरेन या अनवांटेड चीज़ अगर सेल के अंदर आ गई तो उन सभी को कैसे सेल से बाहर निकालना है, ये लाइजोसोम का काम होता है। तो इसीलिए लाइजोसोम को आप क्या कह सकते हैं, सुसाइडल बैग, ठीक है। तो लाइजोसोम सुसाइडल बैग इसीलिए है कि जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल आती है जिसका कोई यूज़ नहीं होता, तो जो लाइजोसोम्स के अंदर इंजाइम है, डाइजेस्टिव इंजाइम, वो क्या करते हैं, उन सभी से सारे जितने ऑर्गेनल्स होते हैं उनको ये क्या करते हैं, ये डाइजेस्ट कर देते हैं, और सारे ऑर्गेनल्स को ये ब्रेक डाउन कर देते हैं, जितने भी ऑर्गेनिक मैटर होती है उनको ब्रेक डाउन कर देते हैं। और फिर क्या होता है, ये उसके बाद बर्स्ट कर जाते हैं, फूट जाते हैं, और इसीलिए इनको ये स्वयं ही फूटते हैं, इसीलिए इनको हम सुसाइडल बैग कहते हैं, ठीक है। अब आ गया माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल क्या हो गई आपकी, माइटोकॉन्ड्रिया। इसके पास दो कवरिंग है, ये पहली इसकी बाहर की कवरिंग आ गई, माइटोकॉन्ड्रिया की ये आ गई आपकी बाहर की कवरिंग, और ये जो अंदर की कवरिंग है इसमें क्या है, न्यूमरस आपके फोल्ड्स हैं। तो फोल्ड्स का क्या काम है आपका, फोल्ड्स का काम है कि सरफेस एरिया को बड़ा करना। सरफेस एरिया को क्यों बढ़ाएंगे हम, तो माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है, पावर हाउस ऑफ द सेल। तो पावर हाउस का क्या काम होता है आपका, होता है एटीपी सिंथेसिस का।
तो माइटोकॉन्ड्रिया के जो फोल्ड्स हैं वो क्या करेंगे, तो सरफेस एरिया को बढ़ाएंगे और एटीपी उससे जनरेट होगी, जो कि सेल की अदर केमिकल एक्टिविटीज़ में जिनका यूज़ होता है। और एटीपी का फुल फॉर्म है आपका एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और एटीपी को आप क्या कहते हो, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहते हो। अब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में एक और ज़रूरी बात, इनका अपना डीएनए होता है और अपने राइबोसोम्स होते हैं, इसीलिए इनको आप क्या कहते हो, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल, मतलब खुद का डीएनए है और पावर हाउस भी है। सेल को ये एटीपी जनरेट करके दे रहे हैं और इनका खुद का ये प्रोटीन, क्या कहते हैं, प्रोटीन का निर्माण ये खुद ही करते हैं, अपने प्रोटीन का कुछ का। अब आ जाते हैं प्लास्टिड। अब प्लास्टिड से देखो ये किस में प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले बताती हूँ, प्लास्टिड आपके प्लांट सेल में प्रेजेंट होंगे। तो दो तरह के प्लास्टिड होते हैं, एक होता है क्रोमोप्लास्ट और दूसरा है आपका ल्यूकोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, कलर्ड प्लास्टिड होता है जिसमें कलर भरे होते हैं, जैसे आप फ्रूट्स का कलर देखते हो, लीफ का कलर देखते हो, तो उसमें क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट उसको आपका हो गया। ल्यूकोप्लास्ट होता है जैसे आप स्टार्च को स्टोर कर रहे हो, किसी तरह की ऑयल को स्टोर कर रहे हो, तो उसमें क्या होता है, आपका ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। तो क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नाम का एक पिगमेंट होता है, उसको आप क्या नाम देते हो, उसको आप कहते हो क्लोरोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जिसमें ग्रीन कलर का पिगमेंट आ गया, आप उसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। अब क्लोरोप्लास्ट का क्या काम है, ये आपका फोटोसिंथेसिस जो होता है प्लांट में, क्लोरोप्लास्ट के द्वारा ही होता है। और क्लोरोप्लास्ट का कलर भी वेरी करता है, कभी येलो ऑरेंज पिगमेंट हो सकता है, ठीक है, क्लोरोफिल के अलावा। यानी क्लोरोप्लास्ट में आपका क्लोरोफिल भी होगी और समटाइम्स येलो और ऑरेंज पिगमेंट होगी, जो कि फोटोसिंथेसिस में आपकी मदद करेगी। और ल्यूकोप्लास्ट में क्या होता है, स्टार्च होते हैं, ऑयल होते हैं और प्रोटीन के क्या होते हैं, ग्रैन्यूल्स होते हैं, यानी प्रोटीन के छोटे 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 टुकड़े होते हैं। और ये किसके तरह है, ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया के सिमिलर है, यानी ये भी सेमी ऑटोनॉमस हो जाएंगे, यानी इनके पास भी खुद का डीएनए होगा और खुद के क्या होंगे, इनके खुद के राइबोसोम्स होंगे, ठीक है, और प्रोटीन भी ये सिंथेसाइज करेंगे। चलो अब वैक्यूल्स हो गए। तो वैक्यूल्स क्या होते हैं, एक तरह से स्टोरेज का काम करती है। तो वैक्यूल्स तो दोनों में होते हैं, प्लांट में भी होंगे और एनिमल में भी होंगे, लेकिन प्लांट में ये क्या होते हैं, बहुत बड़े साइज में होते हैं, बल्कि होते हैं। तो ये क्या करते हैं, प्लांट सेल में 50 to 90% जो स्पेस ऑक्यूपाई होती है सेल वॉल्यूम की, वो किसके द्वारा होती है, वो वैक्यूल के द्वारा होती है, राइट। तो वैक्यूल में क्या होता है, सेल सैप भरा होता है और वो प्लांट को क्या करता है, एक टफ सा स्ट्रक्चर बना देता है, रिजिड बना देता है, ताकि वो ईजिली ब्रेक ना हो। और एनिमल सेल्स में यही वैक्यूल छोटे 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 प्रेजेंट होते हैं। अमाइनो एसिड, शुगर और कुछ और ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं एंड सम प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं वैक्यूल में। और अमीबा लाइक जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, उनमें क्या होता है, फूड वैक्यूल होते हैं। तो फूड वैक्यूल कैसे बनता है, अमीबा ने जो भी खाना खाया है वो वो फूड वैक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। और जब भी आपको सेल से एक्सेस वाटर निकालना हो या कुछ भी आपको वेस्ट निकालना हो, तो इसमें किसका यूज़ होता है, आपका वैक्यूल का यूज़ होता है। तो अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि सेल को स्ट्रक्चर, एबिलिटी, फंक्शन करने के लिए जो एबिलिटी होती है और जो भी सेल में फंक्शंस होते हैं वो किसके द्वारा दिए जाते हैं, वो जो सेल का ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो उनमें ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे ईआर हो गए, आपकी गोल्गी कॉम्प्लेक्स हो गई, आपका क्लोरोप्लास्ट प्लांट में हो गया, आपका वैक्यूल्स हो गया प्लांट सेल में, एनिमल में भी है। तो इन सभी की मदद से सेल अपना जो है फंक्शंस को परफॉर्म करता है। इसीलिए सेल एक बेसिक और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स का यूज़ करके जो भी है सेल अपने फंक्शंस को क्या करता है, परफॉर्म करता है। और फंक्शंस क्या क्या हैं आपके, रेस्पिरेशन है, न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करना है, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना है और जो भी न्यू प्रोटीन का फॉर्मेशन करना है। इसीलिए हम सेल को क्या कहते हैं, एक फंडामेंटल है, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और इट इज़ ऑल्सो द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब चलो थोड़ा सा सेल डिवीज़न का बेसिक देख लेते हैं। तो सेल डिवीज़न क्यों होती है, जो भी सेल पुराने हो गए, जो ओल्ड हो गए, डेड हो गए, इंजर्ड हो गए, उन सेल को रिप्लेस करने के लिए कुछ तो चाहिए आपको। तो न्यू सेल की जो फॉर्मेशन होती है वो किसके द्वारा होती है, वो आपकी सेल डिवीज़न के द्वारा होती है। तो सेल डिवीज़न आपका दो तरह का है, माइटोसिस और मियोसिस, बताती हूँ आगे।
तो माइटोसिस आपका क्या होता है, माइटोसिस में आपके ये होते हैं सोमैटिक सेल्स जो होते हैं वो डिवाइड करते हैं, और ज़्यादातर सेल आपकी माइटोसिस से डिवाइड करते हैं। तो इसमें हर सेल क्या कहते हैं, उसको मदर सेल कहते हैं। जैसे ये जो सेल है इसको आप क्या कहोगे, मदर सेल कहोगे। तो ये क्या करेगी, अपने आइडेंटिकल क्रोमोसोम बनाएगी। जैसे ये रेड वाला क्रोमोसोम है, ये लाइट वाइट वाला है, तो ये क्या होता है, सेकेंड फेज में ये डुप्लीकेट कर जाता है, ठीक है। और फर्दर फिर ये स्पिंडल फाइबर्स को सिक्रीट कर रहे हैं, थर्ड डायग्राम में देखो। और उसके बाद ये फर्दर आगे मूव करता है और बीच में ये फरो बनाता है, और फिर स्पिंडल फाइबर्स जहाँ जहाँ इन्होंने सिक्रीट करे हैं आपके क्रोमोसोम्स में, उसकी तरफ ये अट्रैक्ट होते हैं। तो एक रेड और एक वाइट, एक रेड एक वाइट, और फिर उसके बाद ये दोनों सेपरेट हो जाते हैं। तो देखो मियोसिस में पहले सिंगल क्रोमोसोम थी, उसके बाद इन्होंने खुद को डुप्लीकेट करा, स्पिंडल फाइबर सिक्रीट हुए, उसके बाद क्या हुआ आपका, ये एक एक दोनों में से फीचर्स या एक एक क्रोमोसोम आपस में बट गए और दो सेल बन गए। और मियोसिस में आपका क्या होता है, गैमेट फॉर्मेशन। मियोसिस में एक चीज़ आप याद रखना, मियोसिस का सेल डिवीज़न तब होता है जब आपको गैमेट फॉर्मेशन करना होता है, और इसमें दो कंसेक्यूटिव डिवीज़न होती है, यानी एक के बाद एक डिवीज़न होती है। और जो न्यू सेल्स बनते हैं उनमें क्रोमोसोम्स के नंबर क्या होते हैं, हाफ हो जाते हैं। माइटोसिस में डबल हो जाते थे, इनमें क्या होते हैं, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। ये डायग्राम में मियोसिस का प्रोसेस दिया हुआ है, ठीक है। अब चलिए कुछ PYQs देख लेते हैं हम आगे। तो जैसे राइबोसोम्स क्या बनाते हैं, तो राइबोसोम्स आपका स्टार्च तो नहीं होगा, फैट तो नहीं होगा, ये आपका एडिपोज टिश्यू बनाती है। तो आपका आंसर इसमें हो जाएगा प्रोटीन। लिपिड का सिंथेसिस कौन करता है, लिपिड का सिंथेसिस आपका करता है SER यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स इज नोन एज सुसाइड बैग ऑफ द सेल। अभी मैंने पढ़ाया सेल बर्स्ट होती है जब भी सेल में कोई फॉरेन क्या कहते हैं, फॉरेन पार्टिकल आ जाता है या सेल खराब हो गई, तो जो भी इस जो पर्टिकुलर ऑर्गेनेल के अंदर इंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं, उन ऑर्गेनेल्स को क्या कहते हैं, डाइजेस्ट करते हैं और फट जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसका आंसर हो जाएगा आपका लाइजोसोम। राइबोसोम तो प्रोटीन सिंथेसिस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी यही है, प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट है, ये नहीं होगा। गोल्गी बॉडीज़ का प्रोटीन्स को मॉडिफाई करके ट्रांसपोर्ट करना हुआ, पैकेजिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लाइजोसोम ए। चलिए आगे देखते हैं। नेम द प्रोसेस थ्रू विच गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। इसमें मैंने अभी क्या बताया, पहला बताया मैंने डिफ्यूज़न, दो पढ़ाया मैंने, और दूसरा बताया मैंने ऑस्मोसिस। तो मैंने बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जब भी CO2 को क्या करना होता है, बाहर भेजना होता है, और आपका O2 को क्या करना होता है, अंदर लेना होता है, ताकि आपकी सेलुलर एक्टिविटीज़ जो है वो होती रहे। तो इसके लिए आप कौन सा प्रोसेस का यूज़ होता है, उस प्रोसेस का नाम है डिफ्यूज़न। तो यहाँ पे वही पूछा है कि गैसियस एक्सचेंज कैसे टेक्स प्लेस करता है, तो इसको आप डिफ्यूज़न यानी विसरण हो जाएगा आपका आंसर। ऑस्मोसिस नहीं होगा, क्योंकि ऑस्मोसिस सिर्फ किस में होता है, H2O के मॉलिक्यूल्स में होता है, यानी पानी का मॉलिक्यूल्स जो है जिसमें ज़्यादा है, यानी हायर कंसनट्रेशन से वो लोअर में होती है, गैसेस नहीं है इसमें। और पानी भी डिफ्यूज़न के लॉ को एब्जॉर्ब फॉलो करती है। इंडोसाइटोसिस आपका अमीबा का फूड इनगल्फ करने वाला प्रोसेस हो गया, एब्जॉर्प्शन किसी भी चीज़ को एब्जॉर्ब करने का हो गया, ये तो होना ही नहीं है। चलो अब ये है, विच मॉलिक्यूल इज कॉल्ड द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। अभी पढ़ाया माइटोकॉन्ड्रिया, उसके अंदर फोल्ड किए हुए ये मेम्ब्रेन, ये फोल्ड क्यों होता है, ताकि ATP सिंथेसाइज हो सके। तो ये ATP को आप क्या कहते हो, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ADP नहीं होगा, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट नहीं होगा। पायरुविक एसिड ये आपका क्रेब साइकिल का पार्ट है, तो ये क्रेब साइकिल में पायरुविक एसिड बनता है, तब फिर ATP का फॉर्मेशन होता है इसके बाद, और ग्लूकोज तो होगा नहीं। आगे बढ़ते हैं, चलिए हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर कॉम्पोनेंट इज एब्सेंट इन मोस्ट प्रोकैरियोट। अभी प्रोकैरियोट और यूकैरियोट मैंने बताया है। तो प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, सबसे पहले आप न्यूक्लियस को वहाँ से हटा दो, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो होगी ही नहीं।
तो इसीलिए इसका आंसर यही हो जाएगा। यही पूछा है कि कौन सा चीज़ एब्सेंट है। राइबोसोम दोनों में होता है, बोथ बता चुकी हूँ। मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है। सेल वॉल सिर्फ प्लांट में है और साइटोप्लाज्म भी दोनों में होता है। ठीक है, तो आपका इसमें हो जाएगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस भी होता तो वो भी आंसर हो सकता था, राइट। चलिए एक और एक्साइटिंग चीज़ बताती हूँ आपको। ये हमारी जो नेक्स्ट लेवल एकेडमी है उनका एक वेबसाइट है, nextlevelquiz.com। आप गूगल पे जाना और nextlevelquiz.com पे आप लॉगिन करना। यहाँ पे जाना आप, यहाँ पे आपको साइन अप करना है। ठीक है, अब जैसे आप साइन अप करोगे उसके बाद आपसे यहाँ कुछ बेसिक डिटेल्स, आपके नेम, आपका ईमेल एड्रेस, पासवर्ड आप अपना एक बना लेना और आप एक अकाउंट को क्रिएट कर लीजिएगा। ठीक है, जब आप ऐसा करिएगा और फिर उसके बाद आप इससे साइन इन कर लीजिएगा, तो फिर आप इसके पेज पे जाइएगा। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ देखेंगी। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, इस वेबसाइट पे आपको सभी मिलेंगी। एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में मिलेगा आपको, चाहे वो नीट हो, जेई हो, यूपीएससी हो, एसएससी हो, आरओ एआरओ, एनसीईआरटी की आपकी सारी मटेरियल्स जो भी हैं ऑर्गेनाइज करके इस वेबसाइट पे डली हुई हैं। ठीक है, एक और चीज़ बताती हूँ। इसमें एग्ज़ाम की तैयारी तो कर ली, मटेरियल भी पढ़ लिया आपने, पर जैसे आप टेस्ट देते हो, तो जब आप टेस्ट देते हो तो आपको कुछ मिलता तो है नहीं, आपके बस मार्क्स आ जाते हैं। अच्छे मार्क्स आए तो आपको कुछ रिवॉर्ड भी मिलना चाहिए। तो यहाँ पे हमने कुछ कॉन्टेस्ट डिज़ाइन किए हुए हैं। तो इन कॉन्टेस्ट में आपको क्या करना है, जैसे कि आप इस कॉन्टेस्ट में मिनिमम क्या है, 10 रुपीज़ इसका चार्ज है। आप ये देकर इसमें आप इनरोल हो जाइए। तो इसमें आपको कुछ एक्साइटिंग क्या कहते हैं, रिवॉर्ड्स मिलेंगे। जैसे अगर आप टॉप करते हैं तो कुछ आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है, कुछ एक्साइटिंग प्राइज जैसे मोबाइल फ़ोन्स वगैरह, जो भी आपको जैसा भी होगा आपका रैंक उस हिसाब पे डिपेंड करेगा। और जितने भी आपने इनरोल किए हैं, जितना भी आपने ये मनी दे के इनरोल किया है, इसमें से भी कुछ आपको क्या कहते हैं, आपके रैंक के हिसाब से ये आपको डबल होके, कभी कुछ कम होके, जैसे भी हो ये आपको मिलती है। ये बेसिकली आप परफॉर्मेंस बेस्ड है, यानी परफॉर्मेंस के आधार पे आपको जैसे भी हो, जो भी आप रिवॉर्ड डिज़र्व करते हैं वो आपको यहाँ मिलती है। ठीक है, तो जाइए इस पे इनरोल कीजिए और अपना जो भी है कॉन्टेस्ट में पार्ट लीजिए। ठीक है, ओके। तो ठीक है, आज के लिए इतना। हमारा सेल चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, हमने PYQs भी कर लिए और आगे फिर नेक्स्ट क्लास में हम दूसरी चैप्टर को देखते हैं जैसा होता है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक द वीडियो।